हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में जो कि AITT एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, कम से कम 19 क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, दैट वाज पार्ट 4। आज का क्लास वही रहेगा, एग्जाम पेपर का जो सोल्यूशन क्वेश्चन से डिस्कशन एंड सोल्यूशन, और वो रहेगा पार्ट 5। ठीक है, वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, बीट बाय बीट आपको समझाएंगे। आपका काम है समझना अच्छी तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। कौन सी फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब कोई सरफेस में एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, उसका कौन सा फोर्स एक एक्ट करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स, वो होता है, देखो ऑप्शन 4 है, पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अलाइड फोर्स। वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को मतलब हिलने नहीं देता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका मास नॉर्मल रिएक्शन यानी वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि बॉडी का वेट जितना रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इतना ही चाहिए उसको हिलाने के लिए। ठीक है, हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, कैसे उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। देखो ऑप्शन 4 है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। फोर्स डिवाइडेड एरिया होता है, या इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड मास। नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय मास होता है। क्या होता है अब देखते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। वेट जो होता है नॉर्मल रिएक्शन वही होता है। देखो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसको सिंबल जो होता है उसको म्यू बोलते हैं। सो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन वीक फीट लुब्रिकेशन सिस्टम। जो वीक फीट लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसमें कौन सा लुब्रिकेंट चाहिए। देखो नंबर 1 क्या है, ABCD क्या है, लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस, कूलांट, कटिंग ऑयल। इसमें से सही आंसर क्या है? लुब्रिकेंट ऑयल। क्या है? लुब्रिकेंट ऑयल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड। 30 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर होता है टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 35 kg। बॉडी का मास कितना है? 35 kg। उसको मूव करने के लिए 30 न्यूटन फोर्स रिक्वायर होता है। सो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, उसको हम सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालेंगे। अभी हम डिस्कशन किया था, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सिंबल होता है F, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है R, F/R। सो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होता है? देखो हमें क्या दिया, क्या है अभी F दिया है। देखो इसको यहां सॉल्व करते हैं। हमें F दिया है, F कितना है? 30 न्यूटन। फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। फिर क्या है? मास कितना दिया है? 35 kg। मास कितना दिया है? मास को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन R बोलते हैं। R कितना है? 35 kg। फिर क्या पूछा है? अज्यूम 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन। 1 kg होता है 10 न्यूटन। यहाँ 30 न्यूटन दिया है, यहाँ kg में दिया है। दोनों का यूनिट को पहले बराबर करेंगे। सो 30 न्यूटन कितना होगा? 30 न्यूटन इक्वल टू 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन इक्वल टू, देखो 10 न्यूटन 1 kg होता है। सो 30 न्यूटन से 10 न्यूटन हम डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू कितना? न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू कितना है? 3 kg। 3 kg कितना हो जाएगा? 3 kg, क्योंकि यहाँ kg में 10 न्यूटन इक्वल टू 1 kg। सो 30 न्यूटन कितना हो जाएगा? 3 kg। सो ये हमारा कितना हो गया? 3 kg। R कितना हो गया?
35 kg। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या है, म्यू, म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। म्यू कितना है, एफ बाई आर। एफ कितना हो गया 3 kg, 3 kg डिवाइडेड बाय आर कितना दिया है 35 kg, 35 kg। देखो ऊपर kg नीचे kg, यूनिट कैंसिल हो गया, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है यूनिटलेस, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। सो देखो 3/35, 3/35 इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू निकलेगा। देखो 3 डिवाइडेड बाय 35 कितना होता है 35। तो भाई ये छोटा है, पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ 0 आएगा, फिर भी छोटा पड़ रहा 35 से, फिर यहाँ एक 0 ले लो, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। देखो 0 यहाँ 3.0 ले लो, 300 हो गया। फिर 35 में देखो डिवाइड करो, 35 का कितना 8 जा, 8 ले लेते हैं, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा कितना है 24 और 4 28, माइनस कर दो 20 आएगा। एक बार पॉइंट ले लिया मतलब फिर राइट साइड में 0 लगा दो, तो फिर 5 आएगा, कितना 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 17, ठीक है, माइनस कर दो 2 5 पे आएगा, फिर एक 0 डाल दो, तो कितना आएगा देखो 2 5 0, ये 2 8 है, तो 7 डालो, 7 ले लो, 7 5 जा कितना है 35 से 5 कैरी 3 7 3 जा 21 24, 245। सो माइनस कर दो, देखो 5 में आ गया, ठीक है। अभी देखो डेसिमल 4 प्लेस तक हो गया, 0857, डेसिमल 4 प्लेस तक मैक्सिमम लेंगे, उसका वैल्यू कितना आएगा देखो 0857, कितना हो जाएगा 0.0857, कितना है 0. कितना होगा 0.0857। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, 8.57, 0.082, 0.0857। देखो ऑप्शन नंबर सी इसके साथ बराबर हो गया हमारा ये आंसर, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, व्हिच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा चीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट का, कौन सा चीज अफेक्ट करता है, वेट, मास, डेंसिटी, सेट, इसमें से कौन सा सही आंसर होता है और कौन सा चीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करता है, दैट इज मास। क्या है मास, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अभी देखो 1 से लेकर 5 तक हमारा सॉल्व हो गया, आंसर सब निकल गया। आंसर आप अच्छी तरह उसको याद रखना, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए बहुत फायदा होगा। याद करोगे तो सारे आंसर आप दे सकते हो किसमें, एग्जाम में, और एक ही बार में सक्सेस हो जाओगे और अच्छा स्कोर भी करोगे। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया है। What is the center of gravity of a solid hemisphere from its base? एक सॉलिड हेमिस्फीयर होता है, देखो हेमिस्फीयर कैसा है, ऐसा है हेमिस्फीयर, ऐसा, ठीक है, ये होता है हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब बेस से, ये बेस से, ठीक है, किस पोजीशन में, बेस से कौन सी पोजीशन में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। देखो 4r/5, r मतलब रेडियस होता है, ये मान लो सेंटर होता है 4r डिवाइडेड बाय 5, 3r डिवाइडेड बाय 8, 3r डिवाइडेड बाय 4, r डिवाइडेड बाय 2। सही ऑप्शन क्या है 3r/8। 3r मतलब रेडियस का 3 गुना करोगे, रेडियस इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 8 डिवाइड करोगे। सो रेडियस आपको जितना दिया होगा उसका 3 गुना करके 8 डिवाइड करेंगे, बेस से फिर मेजर करेंगे, जिस पोजीशन में आएगा, मतलब ये होता है बेस से मतलब सेंटर हाइट जैसे होता है। तो यहाँ से एक पोजीशन जैसे मान लो यहाँ आएगा 3r/8, मतलब मान लो यहाँ आया, इस पोजीशन हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसका क्या फॉर्मूला है 3 इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 8। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल होता है, जैसे सेमी सर्कल क्या है, एक फुल सर्कल का आधा पार्ट होता है, ये होता है फुल सर्कल, इसका सेमी सर्कल आएगा ऐसे, दिस इज द सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल का ये होता है सेंटर, ये होता है डायमीटर, ठीक है। बाकी ये जो होता है हाफ आर्क और पूरा सेमी सर्कल का ये जैसे हाफ हो जाता है। सो इसका क्या पूछा है, सर्कमफरेंस यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे देखो, जब फुल सर्कल होता है उसका होता है 2 पाई आर, जब हाफ सर्कल होता है उसका होता है पाई आर, प्लस ये जो होता है ये क्या होता है, डायमीटर होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। सो इसका सर्कमफरेंस क्या होगा, देखो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना है, ये एक आर होता है, ये एक रेडियस होता है, 2 रेडियस होता है, प्लस 2 आर। यहाँ देखो ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 कट जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। देखो ऑप्शन में पाई आर प्लस 2 आर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बाकी देखो पाई डी बाई 4 गलत है, 2 पाई आर स्क्वायर वो भी गलत है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 वो भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। ये जो इरेगुलर सरफेस दिया है इसका एरिया क्या है। देखो इसका देखो ये होता है जैसे लेंथ का साइज, ये होता है ब्रेड्थ का साइज। लेंथ कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 मिलीमीटर, ऊपर से नीचे तक कितना है, ब्रेड्थ जो होता है 60 मिलीमीटर। और देखो ये 4 क्वार्ट पोर्शन है, इसका रेडियस कितना है 20 मिलीमीटर। देखो 4 क्वाड्रेंट जैसे बन गया, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल का, देखो एक सर्कल को हम 4 पार्ट बनाएंगे, ये देखो 4 पार्ट हो गया, ये एक क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट हो गया। देखो 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 और 4 क्वाड्रेंट मिलके एक पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो फिगर का फुल फिगर का एरिया निकाल देंगे, उसमें से ये 4 क्वाड्रेंट यानी एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, जितना बचेगा ये इरेगुलर सरफेस का एरिया निकल जाएगा। देखो कैसे निकलता है। सो एरिया ऑफ फुल फिगर, फुल फिगर मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। सो एरिया ऑफ फुल फिगर, फुल रेक्टेंगल, फुल रेक्टेंगल कितना होता है, देखो L इंटू बी, लेंथ कितना है 80 मीटर, L इंटू बी इक्वल टू 80 mm इंटू 60 mm। सो 80 इंटू 60 कितना होगा, 20 और ये कितना है 8 6 जा 48, 4800 mm इंटू mm कितना है, mm स्क्वायर होता है। ये हो गया हमारा फुल साइज का जैसे एरिया निकल गया। हमें पूछा है ये जो कट पोर्शन, मतलब ये कट पोर्शन को हटा के इरेगुलर सरफेस जितना बचा है उसका एरिया निकालेंगे। ये जो 4 कट पोर्शन होता है एक सर्कल का बराबर होता है, जिस सर्कल का रेडियस कितना है 20। सो 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 1 सर्कल, 4 क्वाड्रेंट या लिखोगे 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 1 सर्कल। सो 1 सर्कल का एरिया कितना है, 1 सर्कल एरिया, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 1 सर्कल। सो एरिया कितना होगा सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। सो 3.14 लिखो इंटू आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो इक्वल टू 3.14, 20 का स्क्वायर कितना है 400 mm स्क्वायर कितना है। सो देखो यहाँ 2 जीरो है, अगर ये पॉइंट हटा देंगे, अगर पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ, ये 2 जीरो यहाँ जैसे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 4 बचेगा। इसका मतलब 314 हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा 314 इंटू 4 mm स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होता है देखो 416 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 1256 mm स्क्वायर।
ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। इसका मतलब 4 कट पोर्शन का, 4 क्वाड्रेंट का। तो ये जो 4 कट पोर्शन या क्वाड्रेंट को हम माइनस कर देंगे फुल रेक्टेंगल से, कितना बचेगा? ये जो इरेगुलर सरफेस का एरिया बच जाएगा। देखो ये फुल फिगर का एरिया कितना था? 4800 mm²। इसमें से देखो 1256 mm² माइनस करेंगे, बचेगा इस पोर्शन का, इरेगुलर सरफेस का। सो देखो एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस कितना होगा? देखो 4800 mm² से कितना माइनस करेंगे? 1256 mm² माइनस करेंगे। इक्वल टू कितना है? देखो माइनस करो, यहाँ 110 आएगा तो 6 गया 4, यहाँ 9 बचा है 5 गया 4, यहाँ 7 बचा है 2 गया 5, यहाँ 4 से 1 गया 3, 3544 mm²। देखो 3554 mm² है कि नहीं? ये हो जाएगा हमारा आंसर 3554। ऑप्शन में देखो 2500, ये 3544 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ देखो 3250, 3444, यहाँ क्या है? 3544 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखा इस तरीके का क्वेश्चन आता है और इस प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। बीट बाय बीट आप वॉच कर लो, आप भी प्रैक्टिस करते जाओ, ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a² b इंटू 8a⁵ b⁵ 3। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कितना होगा? यहाँ देखो कितना, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का देखो कितना होता है? 5a² b इंटू 8a⁵ इंटू b⁵3। देखो ये जो दोनों कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 40, a⁵2 इंटू a⁵5। जब बेस इक्वल होता है, पावर दोनों प्लस होता है, सो a का पावर कितना हो जाएगा? 2 + 5 इंटू b का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, यहाँ 3 है, 1 + 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई किया हुआ। इक्वल टू 40 को 40 लिखो, a का पावर 2 + 7 मतलब 2 + 5 मतलब 7, a का पावर 7, b का पावर कितना होगा? 1 + 3 कितना है? 4। सो 40 इंटू a का पावर 7 b का पावर 4। देखो ऑप्शन में है 40 इंटू a का पावर 7 b का पावर 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी ये तीनों देखो गलत आंसर होगा, तीनों गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू a² इंटू a³ इंटू a⁴ है। इसका वैल्यू कितना है? देखो क्वेश्चन नंबर 10, a इंटू a⁴ इंटू a⁴3 इंटू a⁴ इंटू a⁴। यहाँ देखो सारे बेस इक्वल है, यहाँ पावर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 होता है, यहाँ 1 लिख देते हैं। सो बेस को बेस लिखो, ये सब मल्टीप्लाई किया हुआ और पावर सारे प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू a का पावर कितना हो जाएगा? देखो ये चारों को प्लस कर दो, 4 3 7 2 9 + 1 10, a का पावर 10। ऑप्शन में देखो a का पावर 10 कहाँ है? a का पावर 7, a का पावर 8, a का पावर 9, a का पावर 10। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² + b² if a + b = 9 and ab = 20। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? वैल्यू ऑफ a² + b² हम निकालेंगे, जबकि क्या दिया है? a + b = 9, a + b = 9 दिया है, और क्या दिया है? ab = 20, ab = 20। हमें
अलजेब्रा फॉर्मूला ये पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी हमें दे दिया है कितना 9, a प्लस बी कितना है 9 दिया है और 20 भी दिया है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बी कितना दिया है 20, एफ बी 20 लिख दो। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो 2 इंटू 20 कितना 40 हो जाएगा, इस तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा। सो 9 का स्क्वायर कितना है 81, 81 यहाँ लिख दो। ये जो 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, माइनस 40 इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अभी कितना है 81 से 40 माइनस कर दो इक्वल टू कितना हो जाएगा 41 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 41। देखो ऑप्शन में है 121 माइनस 121 41 माइनस 41। क्या आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 41। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12, which law states that within elastic limit stress is directly proportional to strain। कौन सी लॉ होता है within elastic limit stress is directly proportional to strain। कौन सा लॉ होता है, न्यूटन्स लॉ, हुक्स लॉ, जूल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ये होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये होता है हुक्स लॉ। याद रखना इस चीज को, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट इज द सेल्फ स्ट्रेस इफ the ultimate stress of a material is 35 kg per mm square and factor of safety is 5। जब ये चीज दिया है तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज सेल्फ स्ट्रेस इफ अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल कितना है 35 kg per mm square and factor of safety is 5। हमें पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है फॉर्मूला है क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सेल्फ स्ट्रेस इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर देखो क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सेल्फ स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सेल्फ स्ट्रेस। ये फॉर्मूला याद रखना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सेल्फ स्ट्रेस। ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो जो वैल्यू दिया है, क्या क्या वैल्यू दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है कितना है 35 kg पर mm स्क्वायर। क्या लिखोगे, अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 5 यहाँ लिखो इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है 35 kg पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है सेल्फ स्ट्रेस। हमें निकालना है सेल्फ स्ट्रेस, तो ऐसे सेल्फ स्ट्रेस लिख दो, सेल्फ स्ट्रेस। देखो सेल्फ स्ट्रेस यहाँ आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड होगा यहाँ, दैट मीन्स सेल्फ स्ट्रेस इक्वल टू कितना होगा 35 kg पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 35 kg पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। सो 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 से हट जाए, तो 7 kg पर mm स्क्वायर कितना होगा 7 kg 7 kg पर mm स्क्वायर। देखो ऑप्शन में क्या है 0.143 है, 0.7 है, 1.43 है और 7 है, तो हमारा आंसर क्या निकला 7 kg पर mm स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो आपको क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, पूरा बिट बाय बिट समझ लेना है इस चीज को, और एग्जाम में फुल हाई स्कोर करोगे। ठीक है। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये जो फिगर दिया है ये किस टाइप का स्ट्रेस होता है, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई होता है, इस तरफ से भी होता है और ऑपोजिट साइड से, मतलब दोनों ऑपोजिट फोर्स होते हैं सेंटर की तरफ। कौन सी फोर्स होगा, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स कब होता है, जब दोनों तरफ खींचता है, ऑपोजिट, इधर से इधर से, जब फोर्स एक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ये देखो टुवर्ड्स ईच अदर होता है। शियर फोर्स भी नहीं होगा। कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स इज द राइट आंसर। कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को प्रेस करेगा, कंप्रेशन, फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये होता है कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है। नंबर 15 देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ ए स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, स्टील को हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद कुछ देर उसमें रखते हैं, उसको सोकिंग टाइम बोलते हैं, उसके बाद लाके हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने का बहुत सारे मीडिया होता है, एयर में, इसका मतलब एटमोस्फेयर में हम ठंडा भी करते हैं, या उस फर्नेस को हम स्विच ऑफ करके भी उसी का अंदर उसको ठंडा करते हैं, नहीं तो पानी में डाल देते हैं, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। देखो ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म, वो जो स्ट्रक्चर आ जाता है क्या उसका नाम है, जबकि इफ ए स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेंटीग्रेड। जब स्टील को हम गरम करेंगे, हीट करेंगे अप टू द टेम्परेचर ऑफ 723 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जो फॉर्म होता है उसका नाम है ऑस्टेनाइट फॉर्म। उस स्टील का नाम क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइट फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनजाइट, फेराइट। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑस्टेनाइट फॉर्म में आ जाता है, दैट इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, व्हाट व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। रिफाइन हो जाता है उसका अंदर सारे, जैसे एक आयरन का अंदर क्या मिक्स होता है, कार्बन मिक्स होता है, मतलब थॉरोली मिक्सअप हो जाता है। वो कौन सा प्रोसेस में, देखो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। एनीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक स्टील होता है या आयरन होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में थ्रू आउट उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, रिफाइन हो जाता है, थॉरोली मिक्स हो जाता है। वो जो प्रोसेस क्या है, नॉर्मलाइजिंग। हार्डनिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक मेटल को हम गर्म करेंगे, उसको पानी में डुबा देंगे, जितना जल्दी एक मेटल ठंडा हो जाता है इतना हार्ड भी बन जाता है। ठीक है, तो वो होता है हार्डनिंग प्रोसेस। टेम्परिंग प्रोसेस क्या है, जब हार्डनिंग होता है वो हार्ड एंड ब्रिटिल हो जाता है, उसका टेम्पर कम करना पड़ता है, क्योंकि उसको बार बार थोड़ा हल्का टेम्परेचर में गर्म करके उस पोर्शन को पानी में फिर डुबा देते हैं, फिर गर्म करते हैं, 2-3 बार करते हैं, वो होता है टेम्परिंग प्रोसेस। लेकिन जब रिफाइन होता है, स्ट्रक्चर कंप्लीटली थॉरोली मिक्स हो जाता है, वो होता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। आज फॉर आवर क्वेश्चन ये होता है आंसर। क्वेश्चन क्या है, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर। जब रिफाइन होता है वो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, एक मेटल को गर्म करते हैं अप टू, जैसे ये ऑस्टेनाइट फॉर्म हो गया, अप टू 800-850 तक गर्म होता है, उसके बाद आके हवा में ठंडा करते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में उसको ठंडा करते हैं, वो होता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 वोल्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वोल्ट। बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 वोल्ट, प्राइस हमें दिया नहीं है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वोल्ट। देखो एक आदमी 16 वोल्ट खरीदा, मान लो हर एक वोल्ट का कितना प्राइस है, 1 रुपये, उस हिसाब से इसका हम वैल्यू निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट भी निकालेंगे। देखो लेट इसका आंसर अभी निकालते हैं। लेट सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी ऑफ 1 वोल्ट
कितना है ₹1। एक बोल्ट का प्राइस कितना होता है, मान लो कॉस्ट प्राइस 1 है। सो सीपी ऑफ 16 बोल्ट, क्योंकि वो 16 बोल्ट खरीदा, कितना होगा, कितना ₹16 हो जाएगा। जबकि फिर क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बोल्ट, ये हो गया सीपी ऑफ 16 बोल्ट कितना है ₹16 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बोल्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बोल्ट। सो इक्वल टू कितना होगा, एसपी ऑफ 12 बोल्ट। ठीक है, तो और भी 4 बोल्ट जैसे बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बोल्ट कितना है, देखो सीपी ऑफ 12 बोल्ट कितना होगा, ₹12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बोल्ट का सीपी कितना है, ₹1, तो 12 बोल्ट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 12 बोल्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, वही ₹16 हो जाएगा, क्योंकि एसपी ऑफ 12 बोल्ट इक्वल टू सीपी ऑफ 16 बोल्ट। ठीक है, तो 12 बोल्ट को खरीदा ₹12 में, बेचा ₹16 में, तो प्रॉफिट हुआ अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हुआ, ₹4 का प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट देखो कितना होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो 12 बोल्ट ₹12 में खरीदा और बेचा कितना, ₹16 में, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ₹16 माइनस ₹12 कितना हो जाएगा, ₹4। ₹4 प्रॉफिट मिला, कितना बोल्ट बेच के, 12 बोल्ट बेच के। ठीक है, अगर 12 बोल्ट बेचने के बाद ₹4 प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 12 बोल्ट जो खरीदा था कितना रुपया में खरीदा था, ₹12 में। सो ₹12 खर्च करने में ₹4 प्रॉफिट होता है, तो परसेंट निकाल देंगे, इंटू 100% कितना होता है, जैसे 100 इंटू कर देंगे परसेंट निकल जाएगा। सो प्रॉफिट परसेंट, देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे सीपी के ऊपर बेस करके निकालेंगे, इंटू 100%। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 4 है, ₹4 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है, कितना बोल्ट का, क्योंकि 12 बोल्ट बेचा, सो 12 बोल्ट का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 12, ₹12 इंटू 100%। ठीक है, यहां देखो रुपीज काट लो, 4 1 जा 4 3 जा, सो 100% डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा 10, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट वही 3 आएगा, 33.33%। सो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 33.33%। तो ऑप्शन में है कि नहीं, 13.33, 23.33, 33.33। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में क्या है, 33.33। सो इसी टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, आपको बस अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करना, बिट बाई बिट वॉच करना और हर चीज को समझ लेना। ठीक है, और अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन सी टाइप क्वेश्चन आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 क्या दिया है, और इसके बाद आज का क्लास को आखिर करेंगे, समाप्त करेंगे आज के लिए क्लास। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, व्हाट इज एन ओवर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, कितना खर्च होगा। ओवर एस्टिमेट क्या होता है, देखो व्हेन एन एस्टिमेट इज एक्सीडेड टू एक्चुअल एस्टिमेट। कोई काम होता है, जैसे एक्चुअल कितना खर्च होता है, जब हम एस्टिमेट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ओवर एस्टिमेट हो जाता है। सो ये है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। व्हेन एन एस्टिमेट इज एक्सीड करता है, एक्सीडेड टू एक्चुअल एस्टिमेट। एक्चुअल एस्टिमेट जो होता है, और ओवर एस्टिमेट क्या है, जब एक्सीड कर जाता है, जो एस्टिमेट पहले करते हैं एक्सीड हो जाता है, उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं बोलते हैं। और देखो ऑप्शन 2 क्या दिया है, व्हेन एन एस्टिमेट इज फेल। सर जो एस्टिमेट हम करते हैं उससे कम हो जाता है, वो नहीं है। व्हेन एन एस्टिमेट परफेक्टली मैच द एक्चुअल एस्टिमेट। एक्चुअल एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट जैसे पहले होता है वो दोनों बराबर हो जाएगा, वो भी आंसर नहीं है। नो वर्क स्टार्टेड एज पर एस्टिमेट। अगर एस्टिमेट हो जाता है कोई काम नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है सब। सो पहले वाला
ऑप्शन जो है कि सही है। When an estimate is exceeded to actual estimate। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है? What is the weight of a rectangular block of a cast iron of 250 centimeter into 250 सेंटीमीटर क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है 20 सेंटीमीटर, हाइट होता है 8 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी मिल गया और इसका डायमेंशन भी दे दिया, तो इसका वॉल्यूम इसका मतलब निकाल सकते हैं। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, और ये दे दिया क्या है? डेंसिटी दे दिया। हमें पता है डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमें मास निकालना है, क्योंकि पूछा है व्हाट इज द वेट, वेट इक्वल टू मास। सो मास हमें निकालना है। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। सो मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अभी देखो ये वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं मास का। देखो आंसर क्या है? 19। आंसर क्या है? 19 का। ठीक है, इसका पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखो 250 इंटू 20 इंटू 8 cm क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 250 इंटू 4 होता है 1000, 8 होगा 2000, 2000 इंटू 20, 2000 इंटू 20, 2000 इंटू 20 इक्वल टू कितना है? 2 इंटू 2 4 और ये 4 जीरो, 1 2 3 4। सो 40,000 क्या है? cm क्यूब। 40,000 cm क्यूब निकला वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है? 7.8। सो डेंसिटी कितना है? डेंसिटी इक्वल टू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी मास निकालेंगे। सो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी कितना है? 7.8 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, मास कितना है? मास निकालना है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना निकला? 40,000 cm क्यूब। 40,000 cm क्यूब। ठीक है, सो अभी मास कितना होगा? देखो मास इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.8 ग्राम पर cm क्यूब इंटू 40,000 cm क्यूब। देखो ये जो cm क्यूब ऊपर नीचे दोनों कैंसिल कर दो पहले, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा? देखो ये जो पॉइंट के बाद 1 है ये 0 हट जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40,000 7.8, 4 0 आ जाएगा, 8 4 जा 32, 7 4 0 आ जाएगा 28, 0 0 0 0 2 11 से 1 2 1 3। तो देखो पॉइंट के बाद 1 है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जब पॉइंट के बाद 1 होता है तो 1 छोड़ के राइट साइड से पॉइंट देते हैं। ये पॉइंट आ गया, ये 0 मतलब कोई वैल्यू नहीं। सो 3 1 2 0 0 0 कितना हो जाएगा? 3 1 2 0 0 0 ग्राम आ गया। कितना हो गया? 3,12,000 ग्राम। सो अभी देखो ऑप्शन में है कि नहीं? देखो ऑप्शन में क्या है? ये केजी में है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं केजी में। केजी में जब कन्वर्ट करेंगे 1000 हम डिवाइड करेंगे। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 1 2 0 0 0 बाई 1000। तो 3 0 ऊपर नीचे काट दो, इसका मतलब 3 1 2 केजी। ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब क्या पूछा है? व्हाट इज द वेट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। सो वेट कितना हो गया? 312 केजी, 312 केजी। देखो ऑप्शन में है कि नहीं? 312, 372, 410, 525। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 312 केजी। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है? व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ लेबर चार्ज फॉर मेकिंग इनसाइड स्क्वायर ऑफ साइज 30 mm इफ मेकिंग चार्ज इज ₹500 पर 10 cm स्क्वायर। सो देखो ये फिगर दिया है, उस हिसाब से देखो ये एक प्लेट है जैसे, तो उसमें अंदर एक इनसाइड एक स्क्वायर बनाएंगे 30 का, इसमें इनसाइड एक स्क्वायर बनाएंगे 30 और 30 डायमेंशन दिया है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बनाएंगे उसका जो खर्च लेबर चार्ज कितना है? ₹500 पर 10 cm स्क्वायर। 10 cm स्क्वायर के लिए ₹500 खर्च होता है। सो ये जो हम बनाएंगे स्क्वायर कितना टोटल खर्च होगा इसका अभी वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे इसका वैल्यू निकलता है। देखो 30 और 30 mm एक स्क्वायर साइज होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इंटू साइड, इसका मतलब 30 इंटू 30 हो जाएगा। सो देखो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? साइड का स्क्वायर होता है, साइड कितना है? 30 mm का स्क्वायर होता है। सो 30 mm का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 mm स्क्वायर, 900 mm स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका मतलब 900 mm स्क्वायर को कितना खर्च लगेगा? यहाँ क्या पूछा है? दिया है 10 सेंटीमीटर के लिए स्क्वायर के लिए खर्च कितना है? ₹500। देखो 10 cm स्क्वायर कॉस्ट ₹500। 1 cm स्क्वायर का खर्च कितना होगा? 1 cm स्क्वायर का खर्च कितना होगा? सो 10 डिवाइड होगा। सो ₹500 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब ₹50। 1 cm स्क्वायर के लिए। सो ये कितना है? 900 mm स्क्वायर। 900 mm स्क्वायर जो होता है कितना cm स्क्वायर? देखो 900 mm स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे? 100 डिवाइड कर देंगे जो कि cm स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 cm इक्वल टू कितना है? 10 mm। सो 1 इंटू 1 cm इंटू 1 cm, 1 cm इंटू 1 cm इक्वल क्या होता है? 1 cm स्क्वायर इक्वल टू 1 cm कितना है? 10 mm। सो 10 mm इंटू 10 mm इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। 1 cm स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। इसका मतलब 1 mm स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/100 cm स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर कितना है? 1/100 cm स्क्वायर। सो 900 mm स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 में 100 डिवाइड हो जाएगा। सो 900 इंटू 1/100 cm स्क्वायर, 20 काट दो इक्वल टू 9 cm स्क्वायर। अभी देखो 9 cm स्क्वायर को खर्च कितना लगेगा? देखो 1 cm स्क्वायर को खर्च कितना है? ₹50। 9 cm स्क्वायर को खर्च कितना लगेगा? द कॉस्ट फॉर 9 cm स्क्वायर, यहाँ लिखो द कॉस्ट फॉर 9 cm स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 cm स्क्वायर का खर्च कितना है? ₹50। 9 cm स्क्वायर का खर्च कितना होगा? 9 इंटू ₹50। सो ₹50 इंटू 9 ₹9 कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45 और 0 45 ये हो गया। सो कुल मिला के खर्च कितना हुआ? ₹450। देखो ऑप्शन में 450 है, अगर है तो राइट आंसर वही होगा। ₹500 नहीं है, ये गलत है। ₹450 सही है। ₹450 यहाँ दिया है, आंसर निकला जो कि ₹450। ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखा इसी टाइप का क्वेश्चन आता रहता है हर कोई AITT एग्जाम में इसी टाइप का। तो आपका काम है इसको अच्छी तरह वॉच करो, बीट बाय बीट समझो और इसको प्रैक्टिस भी करते जाओ, ठीक है। तो भाई 4 पार्ट ऑलरेडी हो गया था, आज ये पार्ट 5 हो गया। हर पार्ट एक एक करके आप देखना है। अगर आपको
समझ में आ जा रहा, आपका जो दोस्त वाले हैं उनको भी थोड़ा शेयर कर देना है। अभी अगली पार्ट भी फिर बनाएंगे, फिर मुलाकात होंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन के साथ आपका सामने आएंगे। ठीक है, तब तक आप वेट करना है। ठीक है, आज के लिए यही समाप्त करते हैं क्लास को। धन्यवाद।